भाजपा के पास तो हराम की दौलत की कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी मोहल्ले मोहल्ले के अंदर शराब की दुकानें खोलकर शराब के ठेले लगाकर बहुत बेईमानी का पैसा कमाया। मेरे लिए अलग कानून है और नरेंद्र मोदी के लिए अलग कानून है, ऐसा हो नहीं सकता है। एक ही बात उनसे पूछी जा रही थी कि आप दिल्ली के दंगा करने वालों को टिकट कैसा देते हैं। एक मिशन के तौर के ऊपर ये इलेक्शन आपको लड़ना होगा कि मेरे 2 शेर अगर विधानसभा के अंदर चले जाएंगे तो 68 के ऊपर भारी रहेंगे मेरे भाई। इनको जेलों में मत डालो, अगर जेल में डाले तो ये एमएलए बनकर बाहर निकलते हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। इतिहास जो है वो दिलेरों का लिखा जाता है, दलालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये मुल्क हमारा है, कौन बुलाया वो हमारा है। साहब रास्ते में है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में असद साहब आपके बीच में आएंगे। मैं तमाम मुस्तफ़ाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो जोश और जो जज्बा हमारे भाई ताहिर हुसैन साहब के लिए दिखाया है। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि 5 तारीख तक आपका ये जोश और ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, आपको भड़काने के लिए, आपको बहकाने के लिए, आपको ख़रीदने के लिए, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आज हिंदुस्तान की पूरी नज़रें हमारी 2 इन सीटों के ऊपर लगी हुई है। एक तो ओखला के ऊपर जहां पर हमारे भाई शिफाउर रहमान साहब को मजलिस ने टिकट दिया है, और दूसरा ताहिर हुसैन साहब को। यकीनन एक बड़ा कड़क फैसला मजलिस ने उठाया है। मुझे फ़ख्र है मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर कि जब ये बात सामने आई कि हमारे भाई जिन्होंने अपनी आवाम के लिए रास्ते के ऊपर उतर आए और पिछले 5 सालों से जेल के सलाखों के पीछे बंद है, उनके लिए अगर मजलिस नहीं खड़े रहेगी तो कोई और खड़े रहने वाला नहीं है। ये बात साबित हो चुकी है। बुरे वक्त के अंदर अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ये सवाल मैं यहां की आवाम से पूछना चाहता हूं। ये सवाल मैं ओखला की आवाम से पूछना चाहता हूं। आज उनके घर के हालात क्या है आप समझिए। मैं तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं जो मेरे सामने है, हम यहां पर कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर कोई हंगामा बर्पा करने के लिए नहीं आए हैं। एक संजीदगी से हम एक बात लेकर आपके बीच में आए हैं और हम उम्मीद करते हैं उतनी ही संजीदगी के साथ आप इस बात को सुनेंगे और आगे पहुंचाने का काम करेंगे। ये इलेक्शन महज एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जहां पर मजलिस उतरी है कुछ उम्मीदवारों को लेकर। पूरे दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, लेकिन 70 में से हम चाहते तो 10 लड़ा सकते थे, 20 लड़ा सकते थे, 30 लड़ा सकते थे, कोई हमें रोक नहीं सकता था। लेकिन इस बार हमने महज 2 सीटें लड़ने का इसलिए फैसला किए कि ये 2 सीटों को आप जिताकर लेकर आइए। इंशाल्लाह 2027 के एमसीडी के अंदर हरे झंडे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के अंदर कितने लहराएंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये इलेक्शन हमारा इलेक्शन नहीं है मेरे भाई, ये इलेक्शन महज ताहिर हुसैन या उनके परिवार का, उनके फैमिली का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के मुस्तकबिल का, यहाँ के पूरे आवाम की तरफ से आप अपने एक ऐसे नुमाइंदगे को हमने सामने लेकर आए हैं
जो भले ही जेल के अंदर है, अदालत ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है, अदालत ने उन्हें मुल्जिम करार नहीं दिया है। आरोप तो मुझ पर भी लगाए जाते हैं, आरोप तो असद साहब के ऊपर भी लगाए जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि सबसे पहले जब हमने ताहिर भाई का नाम डिक्लेयर किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ताहिर हुसैन साहब हमारे उम्मीदवार रहेंगे, सारे राजनीति के अंदर, दिल्ली की सियासत के अंदर एक हड़कंप सा मच गया। टोपी वाले साहब जरा नीचे बैठिए, आपकी वजह से पीछे वाले लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है। नीचे बैठिए, आप नीचे बैठिए। आप मेरा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे आपको देखना है। मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच जा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। हम अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यहां तक आए हैं। तो दिल्ली की पूरी सियासत के अंदर हड़कंप मच गया। आपने देखा होगा असद साहब जिस किसी मीडिया की कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, उनसे एक ही सवाल किया जा रहा था, एक ही बात उनसे पूछी जा रही थी कि आप दिल्ली के दंगा करने वालों को टिकट कैसा देते हैं। उस वक्त आज हम आपकी तरफ से एक पैगाम पूरे उस मीडिया को भी देना चाहते हैं। अगर ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान आपकी नजर के अंदर अगर दंगाई है, तो एक बात सुन लीजिए, जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील को असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू बैठने का शर्फ हासिल हुआ था, उसी पार्लियामेंट के अंदर हमने दहशतगर्दों को भी बैठे हुए देखा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? अगर वो वहां पर जाकर बैठ सकती है, इतना बड़ा उसके ऊपर आरोप चार्जशीट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हिंदुस्तान की सबसे अजीम, सबसे बड़ी, जिसे हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर उस पार्लियामेंट के अंदर अगर वो बैठ सकती है, तो इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि जब ताहिर हुसैन दिल्ली के विधानसभा के अंदर जाकर बैठेगा। मेरे भाई, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। लेकिन नहीं, हम यहां पर इकट्ठा हो गए, भीड़ आएगी, असद साहब को सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, फिर कोई एक जलसा सजेगा और यही आपको बताया जाएगा कि नहीं, यहां पर अगर वोटों का बंटवारा अगर हो गया तो फला पार्टी जीत कर आ जाएगी। आपको इस बार यह तय करना है, जलसे कितने भी हो, किसी भी पार्टी के जलसे क्यों ना हो, आपको ये बात तय करनी है कि मैं सुनूंगा सबकी, लेकिन इस बार अपने दिल की मानूंगा। और मेरा दिल कहता है कि इस बार मैं सिर्फ पतंग उड़ाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं इस बार ताहिर हुसैन के साथ खड़े रहूंगा। वरना मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आज हम ताहिर हुसैन के लिए अगर नहीं खड़े रहेंगे मेरे भाई, तो कल तुम्हारे लिए कौन खड़े रहने वाला है? कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला है? हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं। हम कहीं पर भी कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को बेल हो सकती है, अगर जितने दूसरे हैं उन सभी की जमानत के ऊपर सुनवाई हो सकती है, तो ताहिर और शिफा का ऐसा क्या कसूर है? अदालतों की इज्जत करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, लेकिन इंसाफ सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। इस मुल्क के अंदर मेरे लिए अलग कानून है और नरेंद्र मोदी के लिए अलग कानून है, ऐसा हो नहीं सकता है। जो कानून अमित शाह के लिए है, वही कानून इम्तियाज जलील के लिए है, वही कानून ताहिर हुसैन के लिए है, वही कानून शिफाउर रहमान के लिए है। लेकिन मेरे भाई, आज कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच पनप रही है कि नहीं, अगर मुल्जिम आप लोगों में से है, हम लोगों में से है, आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर चले जाइए, आप देखिए
कि वहां पर सबसे ज्यादा तादाद किसकी है। हम कतई किसी गुनहगार का साथ नहीं देंगे, लेकिन महज इल्जाम लगाकर अगर सालों साल किसी इंसान की जिंदगी सलाखों के पीछे अगर आप डाल देंगे, तो मैं सोचता हूं ताहिर हुसैन का नौजवान लड़का अपने बाप को गले लगाने के लिए कैसा तड़प रहा होगा। उसके घर वाले, उनकी बेटी, उनकी बीवी आज किस हालत में होगी, आप सोचिए। दोस्तों, मैं लाल टोपी वाले से ये कहना चाह रहा हूं, अगर नहीं सुनना है तो आप यहां से जा सकते हैं। वो हरे शर्ट वाले को निकाल के बाहर फेंकिए, बाहर फेंकिए वो हरे शर्ट वाले को। कोई नचनिया का प्रोग्राम नहीं हो रहा है यहां पे, जिस तरीके से तुम नाच रहे हो। अगर नहीं सुनना है तो यहां से बाहर हो जाइए। हो सकता है कि कुछ किराए के टट्टू तुम्हारे अंदर भी यहां पर लाकर भेजे गए हैं कि इन जलसों को खराब करना। अगर संजीदगी से नहीं सुन सकते हैं तो अपने घर में जाइए, क्योंकि चंद लौंडों की वजह से, चंद ऐसे बदतमीज लड़कों की वजह से हम इतने बड़े हमारे मिशन को हम नाकामयाब नहीं होने देंगे। अगर नाचना है तो सड़क के ऊपर जाकर नचनिया बन के नाचो। यहां पर सुनने के लिए आए हैं तो सुनो कान खोलकर। हम तुम्हारे लिए सौ से किलोमीटर दूर दिन भर अगर हम तड़प रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो कोई हमारा यहां पर वजूद नहीं तैयार होगा। यहां पर आपकी सियासत, आपका नेता तैयार करने के लिए हम आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी क़यादत यहां पर आप लोग संभाले, आप लोग इसे मजबूत करें, ताकत बख्शे। मेरे भाई, मैं आप लोगों से अब सिर्फ यही गुजारिश करने के लिए आया हूं, अगर हम इस बार अगर हम नाकामयाब हो गए तो हम पूरा हिंदुस्तान आज टुकटुकी लगाए यहां के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर नजर लगाए हुए हैं कि क्या करती है ये आवाम। कल ऐसा ना हो कि मुझसे पूछे लोग कि आप मुस्तफाबाद गए थे और मुझे ये बोलने पर मजबूर होना पड़े कि मैंने इंसानों को तो देखा है वहां पर, लेकिन शायद उनका ज़मीर मर चुका है। ये बोलने पर हमें मजबूर मत करिए। हमें ये इलेक्शन सिर्फ एक उम्मीदवार यहां से लड़ रहा है ऐसा नहीं है, इसको एक मूवमेंट बनाना होगा। एक मिशन के तौर के ऊपर ये इलेक्शन आपको लड़ना होगा। आपको सिर्फ वोट नहीं मांगने के लिए आए हैं, आपको हर चीज से इनका ताउन करना पड़ेगा। मैं मुस्तफाबाद के तमाम उन गयूर मुसलमानों से यह हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, इलेक्शन महज वोटों से जीते जाते हैं ऐसा नहीं है। कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके अंदर एक जज्बा है। मैंने कल की ओखला की सभा के अंदर देखा है कैसे कैसे नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। यकीनन यहां पर भी हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे नौजवान आए हैं जो चाहते हैं कि हमारी क़यादत खड़ी हो। क्या किसी ने उनसे पूछा कि तुम कहां रह रहे हो, क्या खा रहे हो, कहां सो रहे हो? मेरे भाई, इसको एक मिशन बनाना होगा। हर रोज आपको ये अपने तौर के ऊपर ये ताउन करना होगा, ये पूछना होगा कि कौन सा लड़का बिहार से आया है, महाराष्ट्र से आया है, झारखंड से आया है। क्यों आए हैं? सिर्फ हमारी अपनी क़यादत खड़े करने के लिए। दोस्तों, हमारे को खत्म करने के लिए आज सारी सियासी पार्टी एक साथ मिलकर आ गई है। कैसे कैसे इल्जाम हम पर लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी चट्टान की तरह हम खड़े हैं। हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि नहीं, ये मजलिस आई
तो इसका फायदा भाजपा को होगा। 2 सीटें, अरे 68 सीटें बची है, तुम सभी की सभी सीटें जीत जाओ, लेकिन हम चाहते हैं उन 68 में बोलने की कितनी हिम्मत होगी हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे 2 शेर अगर विधानसभा के अंदर चले जाएंगे तो 68 के ऊपर भारी रहेंगे मेरे भाई। कितनी तादाद है मायने नहीं रखती है, कितने लोग जा रहे हैं सिर्फ सरों को गिना नहीं जाता है। बोलने वाले, हिम्मत से डट कर खड़े रहने वाले, आंख में आंख डालकर सवाल करने वाले लोगों की आज जरूरत है। 2 लोग क्या कर सकते हैं? कभी जाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछो कि 2 लोग क्या कर सकते हैं। असद साहब अकेले थे, लेकिन आपकी दुआओं की बदौलत इम्तियाज जलील तुम्हारे ये भाई को भी मौका मिला असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू जाकर बैठने का। 5 साल ये शर्फ हासिल हुआ। पहले ही दिन से असद भाई ने एक मंत्र दे दिए थे कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो इस बात की कि जो सच है तो सच बोलो, गलत है तो गलत बोलो। मेरे कान में उन्होंने एक मंत्र फूंका था, एक मंत्र उन्होंने मुझे बताया था कि इतिहास जो है वो दिलेरों का लिखा जाता है, दलालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। इसीलिए जब हमने बोलने की शुरुआत की थी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैं जब पहली तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ था तो मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह साहब सामने बैठे हुए थे। जब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बाजू वाले एमपी से पूछ रहे थे कि ये कौन आ गया। तो हो सकता है उन्होंने बोले होंगे कि साहब पहले अपन एक शेरवानी से परेशान थे, अब ये दूसरा भी आ गया है, ये भी बहुत बोलता है। मेरे भाई, अगर आज मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया, मैं दिल्ली की जिम्मेदारी उठाता हूं। जब हमने ताहिर भाई को इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया तो हमें मालूम था कि ये इलेक्शन पैसा यहां पर कितना मायने रखता है। भाजपा के पास तो हराम की दौलत की कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी मोहल्ले मोहल्ले के अंदर शराब की दुकानें खोलकर, शराब के ठेले लगाकर बहुत बेईमानी का पैसा कमाया। हमारे पास क्या है कि जिसकी ताकत पे, जिसके बलबूते के ऊपर हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मेरी ताकत क्या है मेरे भाई? मेरी ताकत एक वो है और मेरी ताकत ये है। हम आपके भरोसे के ऊपर यहां पर आए। हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक बात वो तमाम सियासी पार्टियों को मैं अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, दौलत है, पैसा है, पूरी मशीनरी तुम्हारे पास है, सारी ताकत तुम लगा सकते हो, पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रशासन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। और उसी खुदा का नाम लेकर मेरे भाई, आज मैं ताहिर भाई की कैफियत जेल के अंदर कैसी है मैं सोच सकता हूं, समझ सकता हूं। हम अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर ऐसे कितने जेल में बंद कैदियों ने इलेक्शन नहीं लड़ा? क्या उन्हें जमानत नहीं मिली? क्या वजह है कि ताहिर हुसैन साहब को आप जेल में रखना चाहते हैं? दोस्तों, आप हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करिएगा कि एक बार वो शेर को बाहर निकलने दीजिए इलेक्शन से पहले। फिर देखिए मुस्तफाबाद के फिजा के अंदर आपको कैसा बदला हुआ माहौल नजर आएगा। निकलने दीजिए उन्हें। वो आपके लिए अंदर गए हैं, कोई जेब काट कर, किसी की जमीन हड़प कर, किसी का पैसा डुबाकर वो अंदर नहीं गए हैं, वो आपके लिए गए हैं। और अगर आज
आप उनके लिए नहीं खड़े रहेंगे तो कल शायद कोई नहीं खड़े रहेगा मेरे भाई, कोई नहीं खड़े रहेगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को कामयाब करिए। इस इलेक्शन के अंदर वो तमाम सियासी पार्टियों को एक जवाब दीजिए कि 68 सीट जो बची हुई है, 68 सीटें, उनके ऊपर जिसको आपको वोट देना है दीजिए, लेकिन एक पैगाम दीजिएगा कि ये इलेक्शन मैं सिर्फ किसी एक एमएलए को जिताने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को मजबूत करने के लिए, उन्हें ताकत बख्शने के लिए और एक पैगाम देने के लिए कि अगर तुम जेल में होंगे तो क्या होगा, तुम जेल के बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ये आवाम उन्हें एमएलए की हैसियत से बाहर निकालेगी। ये कर सकते हैं मेरे भाई, ये कर सकते हैं अगर आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ ये इलेक्शन अपने हाथ में ले। जरूरी नहीं है ये इलेक्शन उनके फैमिली मेंबर्स, उनका बेटा शादाब घर घर जाए, उनके फैमिली मेंबर्स घर के ऊपर जाए। आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि 5 तारीख के दिन किसी का नाम शौकत होगा, किसी का रज़ाक होगा, किसी का अफसर होगा, जो भी आपका नाम है आपको मुबारक, लेकिन 5 तारीख तक हर शख्स का नाम होना चाहिए कि मेरा नाम ताहिर हुसैन है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये आप लोगों को तय करना है कि आपको ये इलेक्शन अपने हाथ में लेना है। आपको जो बन सकता है आपको वो करना है, तब जाकर हम अपनी क़यादत खड़े करेंगे। दोस्तों, हमें खत्म करने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जाती हैं। आप इस बात का गवाह होंगे कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की तो महाराष्ट्र के तमाम मुसलमान लीडर्स खामोश थे, लेकिन मैंने कहा कि ठोकर मारता हूं ऐसी सियासत को कि मेरे आका के ऊपर जब बात आएगी तो चलो निकलो सड़कों के ऊपर। और कैसा काफिला निकला आपने देखे हैं हिंदुस्तान की तारीख के अंदर। मुझसे हुकूमत ने, शिवसेना की, भाजपा की हुकूमत ने पुलिस के जरिए एक पैगाम पहुंचाया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मुंबई तक आने नहीं देंगे। हमसे कहा गया कि तुम्हें कुछ किलोमीटर के बाद ही रोक दिया जाएगा। मैंने उनको एक जवाब दिया कि तेरी ताकत का अंदाजा मुझे है कि तू कितनी ताकत लगा सकता है। अरे लेकिन जिसके नाम के ऊपर हम निकल रहे हैं, मेरे आका मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कहा गया ना निकलो, मैंने कहा हिम्मत है तो रोक के बता। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर 42 किलोमीटर तक का काफिला, कितने सारे पुलिस के बड़े अधिकारी मुंबई में पहुंचने के बाद मुझसे कहने लगे, कोई कहता था कि मेरी 30 साल की सर्विस के अंदर मैंने इतना बड़ा जुलूस नहीं देखा, इतनी बड़ी रैली नहीं देखी। ये मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ आवाज लगाया कि ऐसी सियासत, ऐसी राजनीति, ऐसे डर को हम ठोकर मारते हैं। अगर हमारे आका के नाम के ऊपर अगर इम्तियाज जलील की जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को फख्र महसूस करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह निकले, सिर्फ एक आवाज लगाई और आवाज सिर्फ यही थी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों पीछे वालों का नहीं है क्या? जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपका हमारा उनका रिश्ता नहीं है क्या? बोलो जोर से, हाथ ऊंचा करके, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। सारी तकलीफ तो यही है, सारी तकलीफ किसी सियासी जमात के अंदर, किसी सियासी पार्टी के अंदर
नारे क्या लगाए जाते हैं? राहुल गांधी तो बैठे हैं अपने लोग, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पास कोई नेता नहीं है। हमारे पास हमारा भाई है जिसका नाम है असदुद्दीन अवैसी। नेता नहीं है, हमारा भाई है। और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत रखते हैं कि दिल्ली की सरजमीन के ऊपर आकर हम ये नारा दे सकते हैं जो कोई और नहीं दे सकता, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। बोलेंगे, डट के बोलेंगे। यही एक जमात है जिसने सिखाया है हमें बोलना। और जब से असदुद्दीन अवैसी साहब सियासी मैदान के अंदर आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब बोलते हैं तो उन्होंने यही बात सिखाई है कि बोलो, हक की बात बोलो, जो नाइंसाफी हो रही है उनके लिए खड़े रहो, लड़ो, उनके लिए आवाज दो। मैं आप लोगों से मेरे भाई, मैं हाथ जोड़कर एक भाई एक बेटे की हैसियत से मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। इस बार हमारा सर शर्मिंदगी से झुकने मत देना। बहुत हिम्मत करके हमने ये फैसले लिए हैं। बहुत इल्जाम हम पे ऊपर लगाए जाएंगे, बहुत बातें हमसे कही जाएगी। ये इलेक्शन मेरे भाई, ये इलेक्शन महर ताहिर हुसैन का नहीं है, शादाब का नहीं है, उनकी बेटी का नहीं है। आप तसव्वुर करिए मेरे भाई, कैसे 5-5 साल बिना किसी जुर्म के साबित हुए जेलों के अंदर बंद है। आज कम से कम अगर ये जीत कर आ जाते हैं तो अगली बार जब ऐसा कोई मामला आएगा तो पुलिस खुद कहेगी, सरकार खुद कहेगी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी खुद कहेंगे कि इनको बाहर करो, इनको जेलों में मत डालो। अगर जेल में डाले तो ये एमएलए बनकर बाहर निकलते हैं। समझो समझो। ये समझते थे कि सिर्फ आरएसएस को दिमाग है, हमको भी है। अब हमको भी अच्छे तरीके से समझ में आता है कि क्या बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना। नहीं तो आपको मालूम है ये जितने भी खड़े हैं ना लेके, ये ढूंढते रहते हैं। जब भी हम गए, असद साहब आए, तकरीर 1 घंटे की रहो, ढूंढते हैं कि 30 सेकंड का मसाला कुछ मिलता है क्या। और अगले दिन दनादन बस 30 सेकंड के वही मसाले के ऊपर चलता है। लेकिन मेरे मीडिया वाले भाइयों, मैं भी 24 साल पत्रकारिता कर चुका हूं। अब मुझे मालूम है कहाँ क्या बोलना। आधा हम बोलते, आधा पब्लिक बोलती। अब जैसा जो लोग इस मुल्क के अंदर फिजा खराब कर रहे हैं, अब हम उनके बारे में आधा हम बोलेंगे, आधा ये बोलेंगे। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये मुल्क हमारा है। कौन बोला है वो हमारा है? ये मुल्क तुम्हारे, ये मुल्क तुम्हारे, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है। बाप की जागीर नहीं है, बाप की जागीर। अब ये केस मेरे पे बना सकते क्या? नहीं बना सकते। आधा अपुन बोले, आधा ये बोले, तो इनके हाथ में क्या लगा? इसको क्या बोलते? बाबा जी का लो, ना केस ना कुछ।
हमको समझ में आ गया। अब हम इशारों इशारों में भी बात कर लेते हैं तो लोग समझ जाते हैं। हम अगर खामोश खड़े खड़े ऐसा यूं भी देख लिए तो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि अब ये पतंग के ऊपर मोहर लगाना है करके। थोड़ी सी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। शेर की आहट सुनाई दे रही है।